नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी अर्जुन वशिष्ठ लर्निंग विद ट्रिपल ए में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, जो कि आज हमारा भाग 16 है। भाग 15 मैंने आपको स्टार्टिंग में ही निर्वाचन आयोग पढ़ा दिया था और भाग 14 मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। तो आज दोस्तों हमारा कौन सा भाग है? भाग 16 है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारे SC, ST, OBC आंग्ल भारतीयों के कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। इसको हम बिल्कुल गहराई से पढ़ेंगे दोस्तों, जैसे कि हम पिछले टॉपिकों को भी पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं आज हमारा दोस्तों भाग कौन सा है। भाग है दोस्तों आज हमारा 16, जिसमें हमें क्या पढ़ना है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, जो कि हमें अनुच्छेद 330 से 342 तक पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें हमें SC, ST, OBC और आंग्ल भारतीयों को जो भी विशेष उपबंध दिए गए हैं उनके बारे में दोस्तों हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अनुच्छेद से। अनुच्छेद 330, 31, 32, 33, 34, 35, 36 इंपोर्टेंट नहीं है, 37 इंपोर्टेंट है। वो मैं आपको क्रम से बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 में क्या कहा गया है दोस्तों? लोकसभा में SC, ST के लिए सीटों का आरक्षण। जो हमारी लोकसभा है उसमें जितनी भी सीटें हैं उनमें SC और ST के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं उनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है दोस्तों, लोकसभा में SC के लिए 84 सीटें और ST के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई हैं, जो कि अनुच्छेद 330 के तहत हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 में दोस्तों क्या है? इसमें है लोकसभा में आंग्ल भारतीयों को आरक्षण। इसको मनोनयन यानी मनोनीत कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। कितने सदस्य? 2 सदस्य। ठीक है, अब दोस्तों ये आंग्ल भारतीय क्या होता है? आंग्ल भारतीय होता है जिनके पूर्वज ब्रिटेन के होंगे और उनकी आगे वाली पीढ़ी यहाँ रह रही होगी भारत में, उनको हम आंग्ल भारतीय बोलते हैं, जिनकी भारत में संख्या बहुत ही कम है। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करेंगे? 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, यानी कि अब तक इनको करते आए हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसमें क्या था? दो राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे लोकसभा में, जिसको अब 104वां संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया है। अब ये 2 सदस्य मनोनीत नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अनुच्छेद 332। ये 330 था, अब देखते हैं 332। इसमें लोकसभा थी, इसमें क्या आ गई हमारी? विधानसभा। विधानसभा में SC, ST के लिए सीटों का आरक्षण। अब जब विधानसभा में SC, ST के लिए सीटों का जो आरक्षण है उसको हम एक निश्चित तौर पर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक राज्य में विधानसभा में सीटों की संख्या अलग अलग होती है। तो उसी पर डिपेंड करता है कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं और उसी के हिसाब से SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अनुच्छेद 333। 333 में क्या है? विधानसभा में आंग्ल भारतीयों का मनोनयन राज्यपाल द्वारा होता है, जो कि 1 सदस्य होता है। ठीक है, लोकसभा में कितने सदस्य करते थे राष्ट्रपति? 2 सदस्य। विधानसभा में राज्यपाल कितने सदस्य करते हैं? 1 सदस्य। लेकिन इसको भी 104वां संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया था। ये तो इसका है ही, और इसको भी समाप्त कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, फिर आता है अनुच्छेद 337। 33 के बाद 34, 35, 36 हमको नहीं पढ़ना है, फिर आता है 337। इसके अंदर क्या है दोस्तों? जो आंग्ल भारतीयों के लिए शिक्षा अनुदान की व्यवस्था, क्योंकि आंग्ल भारतीयों की संख्या भारत में बहुत ही कम है, तो इनके लिए आरक्षण है। इनको शिक्षा में अनुदान की व्यवस्था अनुच्छेद 337 के द्वारा की गई है।
ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। अनुच्छेद 330 में क्या है दोस्तों, लोकसभा में एससी एसटी के लिए सीटों की संख्या का आरक्षण। एससी की 84 सीटें हैं और एसटी की 47 सीटें हैं, लेकिन विधानसभा में एससी एसटी के लिए सीटों का जो आरक्षण है उसकी संख्या निश्चित नहीं है, क्योंकि प्रत्येक राज्य में अलग अलग संख्या है। इसकी विधानसभा में किसी में 100 है, किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, तो ये एक जगह निश्चित हम नहीं बता सकते, सबकी अलग अलग होती है। फिर 331 में मैंने आपको बताया लोकसभा में आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है और विधानसभा में राज्यपाल 1 सदस्य मनोनीत कर सकता है, लेकिन इनको 104वां संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया है। फिर अनुच्छेद 337 में मैंने आपको बताया आंग्ल भारतीयों के लिए शिक्षा अनुदान की व्यवस्था से संबंधित है। अब आगे देखते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं आगे, ठीक है। अनुच्छेद 338, 338 क्या है, 338 क्या है और अनुच्छेद 339, ठीक है दोस्तों। जो अनुच्छेद 338 है ये हमारे मूल संविधान में है, लेकिन 338 क्या है और 338 क्या है इनको बाद में जोड़ा गया है, ठीक है दोस्तों। 338 में क्या है दोस्तों, एससी आयोग। एससी आयोग का मतलब क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है दोस्तों, यानी शेड्यूल कास्ट, जो कि पहले से ही मूल संविधान में था। लेकिन इसके बाद अनुच्छेद 338 क्या को जोड़ा गया है, जिसको संबंध है एसटी आयोग, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है दोस्तों। और इसको 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत इसको जोड़ा गया है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं 338 ख, इसको जोड़ा गया है किसके लिए, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको 102वां संविधान संशोधन 2018 में जोड़ा गया था, ठीक है दोस्तों। तो 338 क्या था हमारा, मूल संविधान में था एससी आयोग यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। फिर इसके अंदर जोड़ा गया 338 के, जो क्या है हमारा एसटी आयोग, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसको 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया है। फिर बना हमारा 338 ख जोड़ा गया, जिसको 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत जोड़ा गया था। फिर है इसको बोलते हैं ओबीसी, ओबीसी यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। फिर आते हैं अनुच्छेद 339, और 339 में क्या दिया गया है, केवल एससी एसटी के कल्याण के लिए प्रशासन कौन देखेगा, केंद्र। 339 में क्या दिया गया है, एससी एसटी के कल्याण के लिए प्रशासन कौन देखेगा दोस्तों, केंद्र, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है दोस्तों, ले लें आप इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया वो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे चले। यहां से भी दोस्तों एक क्वेश्चन आता ही आता है, किसी भी आयोग से संबंधित आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हमें देखना है अनुच्छेद 340, ठीक है दोस्तों। अब हमें देखना है अनुच्छेद 340। 340 में क्या दिया गया है इसको देखते हैं। इसमें ओबीसी आयोग से संबंधित है ये भी। तीन 340 में क्या है दोस्तों, ओबीसी आयोग। अब हमें इसके अंदर ये देखना है कि ये कैसे कैसे आया, इसको लाने का प्रयास किस किसने किया। तो इसको लाने का जो प्रयास है वो किसने किया था, सबसे पहले काका कालेकर समिति। कौन लेके आई थी, काका कालेकर समिति। काका कालेकर समिति। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि काका कालेकर समिति का संबंध किससे है, ओबीसी आयोग से है। यह कब आया था दोस्तों, 29 जनवरी 1953 को,
ठीक है दोस्तों, ओबीसी आयोग का संबंध किससे है? काका कालेकर समिति कब आया था? 29 जनवरी 1953 को। इससे संबंधित एक आयोग और है, इसका नाम क्या है? मंडल आयोग। इसका नाम क्या होता है दोस्तों? मैंने आपको मंडल आयोग। मंडल आयोग को कौन लाया था? मंडल आयोग को लेकर आए थे विंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है, इनके द्वारा इसको लाया गया था। मैं आपको नाम बता देता हूं। विंदेश्वरी प्रसाद मंडल द्वारा लाया गया। मंडल आयोग नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इनके नाम में ही दोस्तों मंडल है। ये कब आया था? ये आया था दोस्तों आपका 20 सितंबर 1978 को। कब आया था दोस्तों? 20 सितंबर 1978 को ये हमारा आया था। काका कालेकर कब आया था? 29 जनवरी 1953 को आया था। मंडल आयोग कब आया था? 20 सितंबर 1978 को आया था। कौन लेके आया था? विंदेश्वरी प्रसाद मंडल द्वारा लाया गया था। जिस टाइम इस मंडल आयोग को लाया गया था उस टाइम पर हमारे भारत के पीएम कौन थे दोस्तों? मोरारजी देसाई। कौन थे दोस्तों उस टाइम पे पीएम? पीएम थे हमारे मोरारजी देसाई। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आ जाता है। ठीक है, तो मंडल आयोग था, इसने कितने प्रतिशत आरक्षण की बात ओबीसी के लिए की थी? इसने बात की थी दोस्तों 27% आरक्षण की बात इसमें की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इससे अगला अनुच्छेद कौन सा आएगा दोस्तों? 341। क्योंकि 342 तक हमें इसमें पढ़ने, हम कौन सा आएगा दोस्तों? 341। 341 में दोस्तों क्या है? एससी आयोग। ये दोस्तों एससी आयोग में हम देखेंगे कितने सदस्य होते हैं। एससी आयोग में दोस्तों कितने होते हैं? 7 सदस्य, जिसमें से एक होता है हमारा अध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष, तो दोस्तों 5 होते हैं हमारे अन्य। 341 में क्या है? एससी आयोग। एससी आयोग के सदस्यों में 7, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और दोस्तों 5 होते हैं इसमें अन्य। अब देखते हैं लास्ट अनुच्छेद हमारा 342। ओबीसी आयोग हो गया, एससी आयोग हो गया दोस्तों। कौन सा बचा हमारा? एसटी आयोग। ये दोस्तों 342 है। एसटी आयोग में 7 सदस्य होते हैं, लेकिन एसटी आयोग में कितने होते हैं दोस्तों? 5 सदस्य। ये 5 सदस्य दोस्तों इसी प्रकार होते हैं। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 और दोस्तों 3 इसमें अन्य होते हैं। लेकिन जो इन दोनों के अध्यक्ष होता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। इनके जो अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और इनका जो कार्यकाल होता है दोस्तों, कार्यकाल होता है इनका 3 वर्ष का। और दोस्तों जो इनके अध्यक्ष बनते हैं, इन आयोग के अध्यक्ष होते हैं, उनको कैबिनेट मंत्री के बराबर के होते हैं। वो जो होते हैं इनके अध्यक्ष, वो कैबिनेट मंत्री के बराबर होते हैं। ठीक है, ये जो अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष बराबर कैबिनेट मंत्री के बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में इतनी जानकारी थी, एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। हमने पढ़ा 340 में क्या है? ओबीसी आयोग। सबसे पहले कौन? काका के कालेकर समिति याद रखनी है। कब? 29 जनवरी 1953 को। फिर आता है मंडल आयोग। कब? 20 सितंबर 1978 को। कौन लेकर आया था? विंदेश्वरी प्रसाद मंडल द्वारा लाया गया था, इसीलिए इसका नाम मंडल आयोग पड़ा।
उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। कितने % आरक्षण की बात की गई थी? 27% आरक्षण की बात की गई थी। फिर 341 मैंने आपको बताया SC आयोग, जिसमें क्या आते हैं? 7 सदस्य, 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 5 अन्य। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष। अध्यक्ष की पावर कैसी होती है? कैबिनेट मंत्री के बराबर। फिर देखा हमने अनुच्छेद 342, इसमें क्या है? ST आयोग। इसमें भी 5 सदस्य होते हैं, 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 अन्य। इसकी भी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों? राष्ट्रपति। कार्यकाल 3 वर्ष। पावर कैबिनेट मंत्री के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, ये आज आपका भाग 16 समाप्त हो चुका है। कल आपको हम भाग 17 के बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। तो दोस्तों आज का मोटिवेशन देखते हैं कि हमारा दोस्तों आज का मोटिवेशन क्या होता है। दोस्तों हमारा आज का मोटिवेशन यह है कि संघर्ष जितना शानदार होगा, संघर्ष जितना शानदार होगा, जीत उससे भी ज्यादा शानदार होगी। जीत उससे भी ज्यादा दोस्तों हमारी शानदार होगी। ठीक है दोस्तों, तो लगातार मेहनत करते रहो, पीछे मत हटो। री एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है यूपी पुलिस का, और आपको जल्दी ही जीडी की भर्ती भी दोस्तों देखने को मिलेगी। आरपीएफ के आपके फॉर्म भरे जा चुके हैं, और इसके साथ साथ आपको यूपीएसआई की भर्ती आने वाली है, एनटीपीसी आने वाली है, ग्रुप डी आने वाली है। रेलवे में दोस्तों नौकरियों की बौछार है। आप मन लगाकर मेहनत करते रहो। 2024 में 100% अगर आप लगातार बनाए रखें अपने आप को, तो आप 100% नौकरी लेकर ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।